नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है, लेकिन इसका खुलासा एकदम हालिया है। एकदम हालिया 2-3 दिन पहले का है। जिस दिन खुलासा हुआ है वो तारीख है 31 मार्च 2025। आज का प्रदेश है हरियाणा, जिला है रोहतक। हुआ कुछ यूं कि 3 फरवरी 2025 को रोहतक के शिवाजी कॉलोनी थाने पर एक बुजुर्गवार व्यक्ति पहुंचे, जिन्होंने अपना नाम ईश्वर सिंह बताया। थाना प्रभारी से मिले और उनको बताया कि मेरा नाम ईश्वर सिंह है और मेरा सगा भतीजा, मेरे छोटे भाई के लड़का जगदीप, वो रोहतक की मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में पंचकर्मा का टीचर है और अभी हाल उसकी वहाँ पर नौकरी लगी है। सितंबर 24 में वो नौकरी वहाँ पर लगी थी और अभी जनवरी में 24-25 जनवरी को यूनिवर्सिटी से फ़ोन आया कि 24 दिसंबर 2024 से जगदीप यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा है। न इसकी कोई पूर्व सूचना उसने दी थी। मोबाइल लगाने पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। आप उससे संपर्क कर लीजिए, उससे पूछ लीजिए, हो सकता है कहीं और उसकी अच्छी जॉब लग गई हो, तो उसे कम से कम बता देना चाहिए ताकि हम किसी दूसरे टीचर का इंतज़ाम कर लें। पुलिस ने पूछा कि ये कब आपको बताया गया, और उनका साहब 24 या 25 को बताया। उसके बाद मैं अपने बड़े भाई से, उसके घर वालों से, रिश्तेदारों से, सब जगह संपर्क किया और लोगों ने बताया कि नहीं साहब, हम लोगों ने कभी उसको, न तो उसकी कोई बात दिसंबर के बाद हम लोगों से हुई और न ही कभी हम लोग उसके संपर्क में इस बीच में आए। न किसी ने उसको कहीं आते जाते हुए देखा कि ये पता लगे कि फलां तारीख को वो कहीं देखा गया है। पुलिस को भी थोड़ा सा मामला संदिग्ध सा लगा, या ये लगा कि नहीं, कुछ न कुछ बात ज़रूर है। जो इतने दिनों से किसी एक व्यक्ति को, जो टीचर है, उसके बारे में घर वालों को कोई सूचना नहीं है और वो यूनिवर्सिटी भी पठन पाठन के लिहाज से नहीं जा रहा है। पुलिस ने उसकी फ़ोटोग्राफ ली, उसकी गुमशुदगी लिखी और उसका मोबाइल नंबर लिया। मोबाइल नंबर से पुलिस ने आगे की तलाश शुरू की। हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही ये पुलिस ने जांच शुरू की तो जगदीप के मोबाइल की अंतिम लोकेशन चरखी दादरी के गांव पैंतावास में मिली। एग्जैक्ट जो तिथि थी वो यूनिवर्सिटी वालों ने बताई कि 24 दिसंबर से उसने आना बंद किया है। 24 दिसंबर से पहले वो रेगुलर था, बिल्कुल रेगुलर था, क्लासेस लेता था और सबके संपर्क में था। क्लासेस, अपने टीचर्स और स्टाफ, सारे लोगों के संपर्क में था। और पुलिस को उसकी अंतिम लोकेशन भी 24 दिसंबर 2024 की ही गांव पैंतावास चरखी दादरी में मिला। पुलिस ने जानना शुरू किया कि ये पैंतावास में कैसे मिला, तो वहाँ ये पता लगा कि जगदीप जनता कॉलोनी के जिस महिला के घर में किराए पर रहता है, उसकी बेटी दीपा की शादी गांव पैंतावास में हुई है। पुलिस का दिमाग एक ही तरफ दौड़ता है कि जहां वो रहता है वहां मकान मालकिन की एक लड़की है और उस लड़की का ससुराल पैंतावास में है, तो हो न हो ज़रूर उस लड़की से और गुमशुदा के बीच में कोई न कोई कनेक्शन होगा ही। खैर, पुलिस मोबाइल पर चलती चली गई। जब वहीं पर पैंतावास में ही उसकी अंतिम लोकेशन मिली, तो उस लोकेशन के साथ साथ और कौन कौन लोग थे उसी लोकेशन में और साथ साथ उसके उसी लोकेशन पर दिखाई पड़े और बाद में उनका मोबाइल बंद हो गया। तो वहाँ पुलिस ने ये ट्रैक करते हुए दो लोगों को, हरदीप और धर्मपाल,
इन दोनों को उठाया, क्योंकि इनकी भी लोकेशन उसी के साथ साथ काफ़ी दूर तक आई थी। हरदीप और हरदीप और धर्मपाल, इनको पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ शुरू की कि जगदीप कहाँ गया। पूछताछ के बाद पुलिस को गांव पैंतावास में ही बाबा कालू वाले डेरे के पास ये दोनों लोग ले गए और वहां एक तालाब की जमीन पर इशारा करते हुए बताया कि इसी में जगदीप गड़ा हुआ है। खैर, पुलिस ने जैसे ही पुलिस को उन लोगों ने इशारा किया, पुलिस ने एसडीएम को बुलाया, तमाम और फोर्स आई और वहाँ पर 7 फीट गड्ढा जब खोदा गया तो उसमें हरदीप की लाश मिल गई। 25 मार्च को हरदीप की लाश का पोस्टमार्टम कराने के लिए रोहतक भेज दिया गया। हाथ पैर उसके बंधे हुए थे, कपड़े जूते चप्पल जैसे वो पहने हुए था वैसे ही पहने हुए था। उसके बाद पुलिस ने उनको कोर्ट में अरेस्ट करके दोनों को वो कोर्ट में पेश किया, क्योंकि उनकी निशानदेही पर, उनके बताने पर वो लाश बरामद हुई थी, तो कहीं न कहीं से उनका संबंध उस हत्याकांड से था ही था। 2 दिन की रिमांड पर जगदीप की मौत के राज उनसे उगलवाए गए। बात पता करते करते इस पर पहुंची कि जगदीप के दीपा के साथ अवैध संबंध हो गए थे। दीपा अपने मायके में रहती थी ज़्यादातर समय और जगदीप उसी घर में किराएदार था। दीपा अपने माँ के साथ रहती थी और जगदीप के माँ बाप का देहांत हो चुका था और दीपा इसीलिए संभवतः अपने ससुराल में कम मायके में बहुत ज़्यादा रहती थी। और पिछले 3 साल से जगदीप अकेला ही जनता कॉलोनी के उस दीपा के मकान पर किराए पर रहता था। उसकी शादी तो हुई थी, लेकिन इस बीच में उसको 2-3 नौकरी मिली, कोई भी नौकरी परमानेंट नहीं मिली, तनख्वाह बहुत कम रहती थी और 3-4 महीने पहले उसकी इस बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में पंचकर्मा के टीचर की नौकरी लगी। लेकिन उसके पहले जो छोटी छोटी नौकरियां उसकी लगीं, उससे उसकी पत्नी, शादीशुदा था वो, उसकी पत्नी की ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी। पति पत्नी में आपस में झगड़ा होने लगा, फिर पत्नी उसको छोड़कर चली गई और तलाक का एक मुकदमा भी उसने कोर्ट में दायर कर दिया, जो वर्तमान में चल रहा था। अच्छा, अकेला रहने के कारण दीपा और जगदीप की नज़दीकियां हो गईं। पति उनका वो कम आता था, ये अपने ससुराल कम जाती थी, मायके में ज़्यादा रहती थी, 4-6-10 दिन गई और फिर लौट आती थी। और फिर इन दोनों के संबंध, पहले दोस्ती हुई और फिर संबंध हो गए। दीपा का पति राजकरण, इसको इसकी भनक लग गई। देखिए, भनक, ये कोई सोचे कि हम बहुत सफाई से, बहुत चोरी से, बहुत छुपा के और लोगों की नज़रों से दूर कोई इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो किसी को पता नहीं लगेगा। ये टोला पड़ोस वाले जो होते हैं, इनसे बड़ा जासूस कोई नहीं होता। घर परिवार वाले लोग हैं, देख रहे हैं कि लड़की मायके में बहुत रह रही है और बुज़ुर्ग माँ वहाँ रहती है और इस बीच में एक टीचर उन्होंने किराए पर वहीं रख रखा है और वो टीचर और लड़की इनकी दीपा, ये कभी बाज़ार जाते हैं साथ साथ, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। तो बात धीरे धीरे कान तक राजकरण के पहुंचा दी गई। अब की बार दीपा जब अपने ससुराल गई तो राजकरण ने उसका फ़ोन छीन लिया। फ़ोन छीनने के बाद उसकी गैलरी में जाकर उसने जब फ़ोटो देखी तो उसके होश उड़ गए। जगदीप और दीपा के बहुत अंतरंग फ़ोटोग्राफ्स उसके मोबाइल में मौजूद थे और उसी दिन उसको यकीन हो गया कि जो कुछ मुझे बताया गया, जो कुछ मेरे कानों तक पहुंचाया गया, वो बिल्कुल सच है कि जगदीप और उसकी पत्नी के बीच में अवैध संबंध है। उसने अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा। उसी दिन ये प्लान बनाया कि अब जगदीप को जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने मेरी पत्नी
से संबंध बना लिए हैं। राजकरण को लगा कि उसकी शादीशुदा जिंदगी खराब करने के लिए जगदीप ही जिम्मेदार है। इसके बाद उसने उसकी हत्या की साजिश रची। राजकरण ने 23 दिसंबर 2024 को धर्मपाल और एक अन्य युवक प्रदीप से, वही धर्मपाल जो पकड़ा गया था जिसने उस जगह की तस्दीक की थी कि यहाँ पर जगदीप गाड़ा हुआ है, तो प्रदीप और धर्मपाल से बाबा कालू वाले डेरे के पास 7 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया। यानी जिस दिन से वो गायब हुआ है उसके एक दिन पहले से। लोगों ने पूछा कि ये गड्ढा किस लिए, उसने कहा कि यहाँ पर मुझे ये ट्यूबवेल लगाना है। 7-8 फीट गहरा गड्ढा खोद के उसकी मिट्टी को हम विभाग के अधिकारियों को टेस्ट करने के लिए देंगे कि यहाँ पर ट्यूबवेल में पानी कितनी दूर मिलेगा। लोगों को यकीन हो गया, गड्ढा खोद दिया गया। अगले दिन 24 दिसंबर को राजकरण हरदीप और अमित के पास गया। हरदीप और अमित उसके 2 दोस्त थे, उनके पास गया और उनसे कहा कि सास हमारी बीमार है, उसे खून देने जाना है, तुम लोग मेरे साथ चलो, हम अपनी सास को खून देने जा रहे हैं। शाम को वो ससुराल पहुंच गया। उसकी पत्नी जो दीपा थी वो उस दिन वहाँ थी नहीं, बल्कि वो उसके साथ राजकरण के घर यानी अपने ससुराल में थी। सास भी उस समय मौजूद नहीं थी। वो सीधे दरवाज़ा खोलकर और जगदीप के कमरे में घुस गया और घुसते ही उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसके दोनों साथियों ने ये पूछा उससे, हरदीप और अमित ने, कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा आज इसे सबक सिखाना है, इसे मारना ही पड़ेगा, मेरे सामने दूसरा कोई चारा नहीं है। उसके बाद मारते पीटते जब उसको जख्मी कर दिया, उसके बाद राजकरण ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। फिर रोहतक की जनता कॉलोनी से 64 किलोमीटर दूर उसे पैंतवास लेकर आया, जहाँ का वो रहने वाला है, जहाँ उसने गड्ढा खोद रखा था, जहाँ दीपा की ससुराल थी, जहाँ राजकरण का घर था। वहाँ जनता कॉलोनी जहाँ जगदीप रहता था, जो दीपा का मायका था और जहाँ दीपा और उसकी माँ और किराएदार जगदीप एक साथ रहते थे, वहाँ से 64 किलोमीटर दूर दीपा की ससुराल थी, उसे पैंतवास लेकर आया और यहाँ उसने गाड़ी में ही उसके हाथ पैर बांध दिए, मुंह में उसके रुमाल ठूंस दिया और फिर वहाँ पहले से खोदे गए गड्ढे में उसे जिंदा ही डाल दिया। उन तीनों ने मिलके उसे उस 7 फीट वाले गड्ढे में हाथ पैर बंधे हुए, मुंह के भीतर कपड़ा ठूंसा हुआ, उस गड्ढे में डाल दिया और उसके ऊपर मिट्टी, चारों तरफ उसके पहले से खुदी हुई मिट्टी थी और हाथ से ही उसकी पूरी मिट्टी उसके ऊपर डाल दी। जगदीप को उसने जिंदा ही दफन कर दिया। उसके बाद फिर ट्यूबवेल का पानी चलाकर उसके ऊपर पानी भर दिया ताकि मिट्टी सेटल हो जाए, कोई गुंजाइश न हो कि सांस चलती रहे और हाथ से कुरेद कर, हाथ से खुरच कर या किसी और दूसरे तरीके से हिलडुल कर, स्पेस बनाकर सांस लेने का जुगाड़ करके बाहर निकलने की कोशिश करे या आवाज़ लगाए। तो उसके बाद ये सब काम करने के बाद सब अपने अपने घर को चले गए। राजकरण के घर के पास ही था वो बाबा कालू वाला डेरा, तो वो सुबह शाम उस टीले पर नज़र रखता रहा, क्योंकि मिट्टी से ढकने के बाद एक ऊंचाई सी उसमें आ गई थी कि जो भी वहाँ से गुजर रहा है उस पर कोई शक तो नहीं कर रहा है, उसको देख तो नहीं रहा है कि ये टीला नया बनाया हुआ है। टीला का मतलब ये मिट्टी नई नई वहाँ पर ढकी गई है, पानी भी डाला गया है। और जब उसने देखा कि 2-3 महीने हो गए, यानी इस घटना 24 सितंबर की बात थी, तो सितंबर हो गया, अब 24 दिसंबर से दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया और मार्च चलने लगा। तो उसे लगा कि अब पुलिस की तरफ से कहीं कोई इनिशिएशन नहीं है, पुलिस ने कोई जांच पड़ताल नहीं की, पुलिस कभी घूमने नहीं आई, कभी हमारी तरफ नहीं आई, इसका मतलब हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया और बाकी
कुछ दिन तक उसके साथी जो 3-4 थे वो इधर उधर भागते रहे, लेकिन जब ये लाश की बरामदगी हुई तो फिर उसे भी पकड़ा गया और अमित और भूरिया को, हरदीप और धर्मपाल को, राजकरण के अलावा इन 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रदीप जो जिसने गड्ढा खोदा था उसे कुछ पता नहीं था और वो फरार भी है और पुलिस ने उसको क्लीन चिट भी दे दी है। 31 मार्च को इस जगदीप हत्याकांड का खुलासा हुआ, करीब 3 महीने बाद। आज की घटना देखिए, घर में एक लड़की और एक किराएदार, बिना बाल बच्चों वाला किराएदार, ये अकेले रह रहे हैं। लड़की अपने मायके में रह रही है, माँ के साथ रह रही है। तो जब और माँ कभी सामान लेने, कभी रिश्तेदारियों में जाती रहती है। लड़की बहुत कम अपने ससुराल जाती है मायके में, इस बहाने से कि मुझे माँ की देखभाल करनी है, रहती रही। तो जब अकेले 2 लोग, दोनों जवान नौजवान रहेंगे तो ये होना ही है जो आज वाली घटना में हुआ था। महिला के पति को एक न एक दिन पता लगना था, सो उसे पता लग गया। पर कोई ऐसे जिंदा गाड़ देगा, ये थोड़ा सा इस अपराध में अटपटा सा लगता है कि कोई जिंदा दफना दे। इंतकाम की आग ऐसी जल रही थी उसके, दीपा के पति यानी राजकरण के मन में, कि उसने ज़्यादा इंतज़ार करना जरूरी नहीं समझा। ना ही उसको इतना समय था या ना ही उसने इतना समय दिया कि मरने का इंतज़ार करता जगदीप के। सांसें चल रही थी, हाथ पैर बांध दिया था, मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था और उसको जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया। ऊपर से ट्यूबवेल का पानी भी डाल दिया ताकि जिंदा रहने की कोई गुंजाइश न बचे। देखिए, दोष तो इसमें पति का है। पत्नी उसकी मायके में रह रही है, वो भी जाता है उसको लेने के लिए, हफ्ते में 1 आध बार, महीने में 1-2 बार जाता है, अपने यहाँ ले आता है और फिर उसके बाद फिर वहीं छोड़ आता है। वहाँ उसकी मुलाकात जगदीप से भी होती है। उस घर में 3 ही प्राणी रहते थे, उसकी पत्नी, सास और जगदीप। तीसरे के अलावा चौथा कोई नहीं था। तो फिर उसको इस बात पर शक होना चाहिए था। गलती माँ की भी है कि बेटी, जवान बेटी, शादीशुदा बेटी घर में रह रही है और उसी घर में एक जवान बिना बाल बच्चे वाला, शादीशुदा था लेकिन पत्नी ने बहुत पहले छोड़ दिया था, वो आदमी भी किराए पर रह रहा है। थोड़े पैसों की लालच में ये भी ध्यान नहीं दिया कि उनकी लड़की भी अकेली है, वो भी अकेला है, पता नहीं क्या होगा आगे चलकर। तो यही कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अच्छा, इस तरह की बातें बहुत दिन तक नहीं छिपती, जैसा मैंने पहले ही बताया। और एक दिन जब उसको, राजकरण को अगल बगल वालों ने अपना सूचना दी होगी, बताया होगा, टॉन्ट किया होगा या इस तरह की बात की होगी, तो अब की बार जब दीपा घर आई अपने, यानी ससुराल आई, यानी राजकरण के घर आई, तो उसने उसका मोबाइल ले लिया। वो लाख कहती रही कि नहीं, मोबाइल में ये नहीं है, वो नहीं है, क्यों देखोगे, क्या बात है, कैसी बात है, लेकिन अल्टीमेटली उसने गैलरी में जाके फ़ोटोग्राफ्स देख लिए अपनी पत्नी के, जगदीप के साथ आपत्तिजनक। अब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये फ़ोटो ठीक है, आपके अपने व्यक्तिगत क्षण हैं, व्यक्तिगत वो है, क्यों उसको सबूत के तौर पे अपने फ़ोन में आप सेव करके रखिए। और हुआ वही, सेव करके रखा था उसने, पति ने देख लिया, कंफर्म हो गया जो मुझे बताया गया वो सही है। फिर उसके बाद उसने एक फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली और उस किराएदार को, जिसकी फ़ोटोग्राफ उसने अपनी पत्नी के साथ अपनी पत्नी के मोबाइल में देखी थी, उसका एक बहुत ही सफाई से किए गए फुल प्रूफ प्लानिंग में उसे मार दिया। अब आप मतलब एक जो कहावत है ना कि माचिस और बारूद को एक साथ रखेंगे तो कभी न कभी विस्फोट जरूर होगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।